में वो दिल न कभी घबराए। तेरी मेरी रगों में जो खून दौड़े है, ये है वो गेम मेरे दोस्त जो दिलों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान रमशा कमल। मेरे साथ रोजाना होते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट एंड फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद वसीम, जिनके एनालिसिस की वजह से वो खास से मशहूर हैं और उनके प्रेडिक्शन जो हैं उसकी वजह से उन्हें पीर साईं और पीर बाबा भी कहा जा रहा है अब सोशल मीडिया पर। तो पीर साहब लाहौर कराची कि मेरी अभी तक 2 प्रेडिक्शंस गलत हुई हैं और दोनों दफ़ा लाहौर कराची, क्योंकि वो कहीं से भी मैच जीत सकती हैं और कहीं से भी वो मैच हार सकती हैं। तो वो पाकिस्तानी टीम की तरह है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, तो उनके बारे में प्रेडिक्ट करना खासा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आज हम बात करेंगे जो आज के मैचेस हो रहे हैं। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी अभी मैच हो रहा है, और दूसरी जानिब आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का भी बड़ा मैच होने जा रहा है। मिनी जंग जिसको कहते हैं। बहरहाल जंग का माहौल खासा बन चुका है, तो ये क्रिकेट की जंग भी होने जा रही है आज। तो मैच के बारे में जो आज का मैच है उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। 174 रन का टारगेट अब तक दिया गया है, और अब ये आज का मैच कौन जीत सकेगा दोनों, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मूविंग ऑन टू द कंट्रोवर्सीज। बात वही है कि PSL और कंट्रोवर्सीज ना हो, कैसे पॉसिबल है। आज एक स्टेटमेंट सामने आया फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन का वसीम, और वो ये कहते हैं माइकल के जो करप्शन है उसको क्रिकेट में ख़त्म किया जाए, और सलमान बट को जिस तरह से दोबारा PSL में मौका दिया गया, इसका मतलब है कि वो जब अब यंग इमर्जिंग टैलेंट है उसको भी मुतासर कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, इस पे क्वेश्चन मार्क्स तो आएंगे जब आप इस तरह के इश्यूज उठेंगे। इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था, एक लड़के आपके कन्विक्टेड हैं, उनको आप क्रिकेट में वापस लेके आए, फिर पाकिस्तान टीम में वापस लेके आए। आमिर से आपने स्टार्ट किया, उस पर भी बड़ी बात हुई थी कि आमिर को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर अब सलमान बट की वापसी हुई है। डोमेस्टिक तो वो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, जब से उनका बैन ख़त्म हुआ था। उसके बाद डिपार्टमेंट की अपने या रीजन की टीमों की वो कप्तानी भी यही लोग कर रहे हैं। तो PCB का प्रॉब्लम यही रहा है पास में कि वी डोंट सेट एनी एग्जाम्पल्स। फिर कहते हैं हमने करप्शन ख़त्म करनी है, चीज़ों पे काबू पाना है। तो आज तक PCB ने खुद से किसी लड़के को सज़ा दी है अगर वो पकड़ा गया है, तो ऐसी आपको मिसालें बहुत कम नज़र आएंगी। सलीम मलिक को जाके जब उनका कैरियर ख़त्म हो गया उसके बाद PCB ने उनको बैन किया। अताउर रहमान का सेम केस है आपके पास। लेकिन जो लड़के पकड़े गए हैं उनको सज़ाएँ सिर्फ या ICC की तरफ से मिलती हैं। अगर मंशियात के केस में पकड़ा जाता है या डोपिंग के केस में पकड़ा जाता है तो उनको सज़ाएँ वाडा देती है। PCB ने कभी कोई एग्जाम्पल सेट नहीं की है। फिर डिबेट वही पुरानी स्टार्ट हो जाएगी। उस पर तो यही है कि आमिर को भी नहीं आना चाहिए था। अब सलमान बट आए हैं, दोबारा से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। माइकल आर्थरटन काफ़ी नामी ग्रामी है वर्ल्ड क्रिकेट में। अगर आप बात करते हैं तो उनकी एक जो स्टेटमेंट आई है वो काफ़ी मानी रखती है कि उन्होंने क्वेश्चन मार्क ये लगाया है कि सलमान बट को आप फिर मौका दे रहे हैं कि वो आपके यंगस्टर्स को, इमर्जिंग प्लेयर्स को जो PSL के अंदर होंगे, कि उनको करप्शन की जानिब वो दोबारा लगा सकते हैं। लेकिन तो लाहौर कलंदर्स आमिर को भी इसी वजह से चांस दिया गया था कि वो भी खासे यंग थे, और उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज भी कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कहा गया कि इस तरह तो टैलेंट सारा जाया हो जाएगा। उनकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आमिर को बेनिफिट ऑफ डाउट जो मिला था वो एज की वजह से, वो यंग है, उनको मौका दिया गया। सलमान बट का तो क्लियरली था कि कैप्टन थे, ही वाज द वन जिन्होंने सारी चीज़ सेटअप किया था। तो अब लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स तो आते हैं। उनके जो हेड कोच हैं आकिब जावेद, वो हमेशा से एक फर्म उनका स्टैंड रहा है, स्टांस रहा है अगेंस्ट द करप्शन। लेकिन खुद ही आप टेंटेड लड़के को अपनी टीम में रख के फिर अपने ऊपर भी आप क्वेश्चन मार्क्स लगा रहे हैं। तो ये इशू अब आगे तक जाएगा, इस पर मजीद बात जरा इस पर उमर फारूक जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे भी बात करते हैं कि सलमान बट से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज हैं उसके बारे में वहाँ पर क्या माहौल है और क्या डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कोचेस वहाँ पर मौजूद हैं, टीम हेड्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो उमर बताइएगा, सबसे पहले तो ये जो सलमान बट के बारे में स्टेटमेंट आया है कि उन्हें टीम में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से वो जो यंग प्लेयर्स हैं उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं और उनको भी मुतासर कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या खबरें हैं और क्या इस पर रिएक्शन आ रहा है? इस पर देखिए, 5 से 6 हज़ार किलोमीटर दूर बैठ के माइकल आर्थरटन जो है वो वहाँ बैठ के एक प्लेयर को जज कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो किया उनको सजा मिली। इससे पहले जो मैं वसीम को सुना था वही कह रहा था कि पहले जो इश्यूज में उनके सजा है। देखिए, आई थिंक ये पहली दफा हुआ कि इतना एविडेंटली, इतना पब्लिकली किसी प्लेयर को सजा हुई। अब सजा के ऊपर सजा, तो उसको गला तो काट नहीं सकते हम लोग। सजा उन्होंने भुगती, 5 साल क्रिकेट से दूर रहे, फिर जेल में भी रहे। आई थिंक ये इनफ है, सजा मिल गई। और सजा देने का मकसद ही ये होता है कि दुनिया को दिखाया जाए कि इन प्लेयरों को सबक मिला है, ना कि दुनिया को मैसेज आए कि हमने सजा दी है, लड़कों ने रिमोट शो किया है। यस, उनका एक कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड जो करप्शन वाले मामला हुए थे। सजा मिली, उन्होंने काफी सफर किया, सजा ली और वो क्रिकेट खेल रहे थे। ये नहीं कि आउट ऑफ नो वेयर उठा के सलमान बट को या आमिर को टीम में डाल दिया। देखिए, उनका एक प्रोसेस था,
सजा मिली, रिहेबिलिटेशन हुई, उन्होंने जो एजुकेशन प्रोग्राम थे वो अटेंड किए, ठीक है। अब हाउ कैन बी से कि जी वो करप्ट करेंगे? अब पहले से देखें ना, बल्कि पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट इन चीजों से सीखता है। एक लर्निंग कर्व था पूरी दुनिया के लिए, इवन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। उसके बावजूद भी स्पॉट फिक्सिंग के इशू हुए, उसके बाद भी अगर आपको याद हो PSL 2 में जो है वो इशू हुए थे उसको। लेकिन बात यही है कि सलमान बट आई एम श्योर, वसीम आई डोंट नो कितना मिले हैं सलमान बट से, कितना देखा उनको, आप उनका टुवर्ड लाइफ एंड टुवर्ड क्रिकेट उनका पूरा का पूरा परसेप्शन चेंज है। वो इसी बारे में पूछना यही चाह रही थी आपसे कि आपने कहा कि लर्निंग सेशंस भी अटेंड किए हैं, उनका एटीट्यूड और बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। इस दफा आपने उनको कैसा पाया ओवरऑल, उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी, और फिर क्या उनके एटीट्यूड में आपने क्या चेंज पाया? क्योंकि यू हैव बीन रिपोर्टिंग फॉर क्रिकेट सिंस देन, तो काफी टाइम हो चुका है आपको भी, आप देखते रहे उनको। जी जी बिल्कुल, नाइस क्वेश्चन, बिकॉज यही एग्जैक्टली यही चीज लोगों को जाननी चाहिए कि सलमान बट जब से उनको सजा मिली है, जब से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो कितना चेंज हुआ है। उनकी जो जिन लोगों के साथ बैठना, उठना बैठना उनका पहले था, वो कितना चेंज हुआ है और कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो ओवरऑल। वापडा की कप्तानी कर चुके हैं, कप्तान बनाया उनको, वापडा का काफी अच्छे तरीके से लीड किया उन्होंने। अब लाहौर कलंदर की टीम में है, देखिए कोई ओब्लाइज नहीं किया गया उनको, किसी ने इम्पोज किया गया कि सलमान बट को रख लो आप और ये वो है। यस आई अंडरस्टैंड कि माइकल सर्टन के जो है वो जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमेशा से कुछ ना कुछ चीज पहली दफा जरूर होती है। अगर हम वेस्ट इंडीज के प्लेयर की बात करें, आपको याद होगा सैमुअल को भी 2 साल की सजा हुई थी, वो वापस टीम में आए उसके बाद। अगर तो अलग नजरिए से देखे तो ये सलमान बट हैज अ ब्रॉडर रोल, कप्तान थे, उन्होंने अपने प्लेयर को यूज किया गलत काम करने के लिए, बट उनको सजा मिल गई। अच्छा उमर जरा साथ ही रहिएगा, अगर एटीट्यूड की बात करते हैं कि बेहतर उनका एटीट्यूड हुआ है, इसके बाद उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, तो आमिर पे अगर ये चीज़ हम देखते हैं तो जब से वो वापस आए हैं उनका बिहेवियर आपके सामने है उमर, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई। आप दूसरे लड़कों से पूछ सकते हैं टीम के अंदर कि जो शूट रहा है, उसके बाद जिन लड़कों ने स्टैंड लिया, चाहे मोहम्मद हफीज़ की बात करें, अजहर अली की बात करें, वो फिर विलन बन गए थे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर और बाद में उनके कैरियर में ये चीज़ें उनके अगेंस्ट की है। उस टाइम पे आपको याद होगा जब अजहर ने, हफीज़ ने इस तरह का स्टांस लिया था कि जब मोहम्मद आमिर की वापसी हो रही थी, तो आमिर का बिहेवियर भी तो आपके सामने है कि चाहे वो आप क्राउड की बात कर लें, फेलो क्रिकेटर्स की बात कर लें, कि टीम के अंदर कंप्लेंट्स तो वो आ रही हैं। अगर यही आपने सारा कुछ करना है तो फिर वाई नॉट मोहम्मद आसिफ, डोमेस्टिक में तो उसकी परफॉर्मेंस भी जारी है, उसको क्यों नहीं कंसिडर किया जाता? आसिफ के एक्सेप्शन आपने क्रिएट किए कि आसिफ इज द काइंड ऑफ बॉलर जो कि इज वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उनकी फिटनेस इज द मेन प्रॉब्लम कि वो टीम में कमबैक नहीं कर सकते। और जो आपने एटीट्यूड की बात की है, 2 तरह के एटीट्यूड होते हैं, एक एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ के वो आपकी एज अ क्रिकेटर आप कैसे हो, एक एटीट्यूड होता है जो आपकी इंटरनल करता है। देखिए इंटेग्रिटी इज द मेन पार्ट। क्या आमिर की जब से वापसी है कि इंटेग्रिटी लूज है उनकी? नहीं, इट्स मोर स्ट्रॉन्गर देन एवर। सलमान बट की इंटेग्रिटी, उनका उठना बैठना, उनकी हरकत कुछ ऐसी नोटोरियस है नहीं। हाँ, जो आप आमिर की एटीट्यूड है कि मोर एग्रेसिव एज अ फास्ट बॉलर, देखिए फास्ट बॉलर इज लाइक दैट। अब कितनी देर आप उसको सप्रेस करेंगे, कितनी देर आप दबा के रखेंगे अपने प्लेयर को? ये एक रियलिटी है कि आमिर वापस टीम में आता है, ये एक रियलिटी है कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, ऑल्दो अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन कल की आपने, अगर आपको कल का मैच याद हो, 19 ओवर उन्होंने किया, किसी को यकीन नहीं था कि वो अपने ओवर को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, लेकिन उन्हें नॉर्मली मैच पूरे खत्म होते हैं। लेकिन आमिर इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। जो एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, देखिए इंटेग्रिटी इज द क्वेश्चन। अगर आप वसीम को ये मुझे पूछते कि इंटेग्रिटी कितनी लूज है, इंटेग्रिटी आई फील कि मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 7 सालों में कोई इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन उठा सकता है। एटीट्यूड लोग ये भी कहते हैं वो कॉलर खड़े हैं, वो बहस है यकीनन उमर। और लेकिन बात ये है कि जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स या दूसरी टीम्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं और वापस उनको भी पिकअप किया गया, पिक एंड चूज किया गया। लेकिन बात वही है कि हमारे यहाँ काउंसलिंग की वो बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से हमने देखा पिछले दिनों सरफराज वाला भी इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एक नई बहस का आगाज हो गया कि जनाब जो क्रिकेटर्स हैं उनको इस तरीके से भी ट्रेन किया जाए। बाहर मूविंग ऑन टू द पॉइंट्स टेबल, उमर सबसे पहले हमें खासे चेंजेस नजर आए। वसीम से भी मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर आ गया, कराची किंग्स लास्ट पे चला गया, लाहौर कलंदर चौथे नंबर पर मौजूद है। तो ओवरऑल ये जो चेंजेस आए हैं, तो क्या वहां पर जो कैंप्स मौजूद हैं टीम्स के, वहां पर क्या बातें हो रही हैं? वहां पर कुछ क्यूरियोसिटीज, कुछ चेंजेस और कुछ प्लानिंग्स हो रही हैं डिफरेंट? उमर देखिए मोरलेस ऑलमोस्ट 6 के 6 स्क्वाड जो है वो सेटल्ड है। एक आधा चेंज अगर टीम में होगा वो भी इंजरी की वजह से होता है, अदरवाइज आपने हर स्क्वाड में देखा होगा होने ऑलमोस्ट हो गया है, टीम के सब सेटल्ड हो गया। इस्लामाबाद समाओ नंबर 4 पे फ्लोट करा था, एक मौके पे नंबर 5 पे भी था।
तो उन्होंने कमबैक किया। आज की मुल्तान की जो परफॉर्मेंस थी 174 रन, ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक है, बिकॉज मुल्तान भी शुरू से ही स्ट्रगल करता नजर आ रहा था। तो ओवरऑल हर टीम जो है अपने पोटेंशियल पे ऊपर आना शुरू हो गई है, हर टीम जो है अपने पोटेंशियल पे। द ओनली प्रॉब्लम सो फार इज कराची किंग और लाहौर कलंदर, बिकॉज ये वो इनकंसिस्टेंट टीम है। जो वसीम भी पहले ये बात को मैं एग्री करूंगा कि वो इतनी इनकंसिस्टेंट है कि वो ऑन गिवन डे वो एक बहुत अच्छा मैच खेल के जीत भी सकती हैं, और ऑन द गिवन डे जैसे कल का मैच था कराची का, इट वाज वेल इन हैंड अगर हम बात करें। लेकिन इमाद वसीम की थोड़ी मिस कैलकुलेशन कह लें आप, उन्होंने अपना ओवर नहीं किया, मुनरो को ओवर दे दिया, अब लास्ट मोमेंट पे आ गए। तो ये आई थिंक लाहौर और कराची अभी भी जो है वो अब यू कैन से कि डेंजर जोन में है अभी तक। चलिए वो डेंजर जोन में, बहुत शुक्रिया। उमर फारूक हमारे साथ मौजूद है और बाहर लाहौर और कराची जो है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, इनकंसिस्टेंट रही हैं। तो वसीम आज भी मैच होना है, तो मैं इसी पर आपसे पहले तो पॉइंट टेबल पर ही बात करना चाहूंगी कि पॉइंट टेबल को देखते हुए सबसे बड़ी मुश्किल इनके लिए आज का मैच कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है दोनों के लिए? देखिए कराची के तो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनका लास्ट चांस है। अगर आज का मैच भी वो हारते हैं तो फिर उनका कम बैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट PSL से बाहर हो जाएंगे। सेम अप्लाइज ऑन मुल्तान सुल्तान, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट मैच है। तो मैचेस तो अब सारे इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, स्पेशली बॉटम की जो तीनों टीमें हैं, क्योंकि इन तीनों में से दो ने ही बाहर जाना है, तो इनका तो हर मैच अब इंपॉर्टेंट है। टॉप पोजीशन के लिए वो डिफरेंट एक बैटल जारी है वहाँ पे, बट यू नेवर नो कि यहाँ पे कराची अपने सारे मैचेस जीती है, मुल्तान आती है अपने सारे मैचेस जीती है, तो आपको फ्लिप ओवर नजर आ सकता है। कि बॉटम वाली तीनों टीमें आपको ऊपर भी नजर आ सकती है। तीनों के लिए अब चांस ये है कि डू और डाई की सिचुएशन है, सारे मैचेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और आज की तो मतलब वो बड़ी जंगें हैं, स्पेशली अगर लाहौर आप बात करते हैं आप, और जाते जाते इन्होंने उमर पे अगर दोबारा में जिस तरह भी उमर फारूक भी वकालत कर रहे थे, तो यही मसला हमारा रहा है। हमारे यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप 18 साल के हैं, आप अपने मुल्क को भेज दें, हम 5 साल बाद आपको दोबारा टीम के अंदर ले आएंगे। यही एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं, फिर कहते हैं जी हमने करप्शन पे काबू पाना है। तो ये चीज़ें देखनी होंगी फ्यूचर के लिए कि जब आपने कोई कन्विक्टेड हो गया है, प्रूवन हो गया है, उसको कड़ी सजा देनी होगी। यू हैव टू सेट अ एग्जाम्पल कि जो नेक्स्ट लड़का है वो करने से पहले सोचे कि मेरा तो कैरियर खत्म हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल ये है जी कि हम तो कर लें, जो करना है हमने कर सकते हैं, 5 साल बाद हम टीम में वापस आ जाएंगे। पीसीबी को भी इस पर लॉ मेकिंग की जरूरत है कि जरा सीरियसली लॉ तो बना हुआ है, जीरो टॉलरेंस है, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस नजर कहीं नहीं है। ठीक है, बहरहाल तो इम्प्लीमेंटेशन उस लॉ पर क्यों नहीं होती। बहरहाल हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा आज के दोनों मैचेस पर बात होगी और कल जो मैचेस खेले गए उनमें किसकी क्या परफॉर्मेंस कैसी रही उस पर भी बात करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक एलिजिबल PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। बाजीगर कहलाएगा जो हार को जीत बनाए। मैदान सजा दे तू, ये खेल है दीवानों का। वेलकम बैक इन HBL PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। तो हम बात करेंगे आज के मैचेस की। आज जो खेला जा रहा है मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और सेकंड मैच आज होगा बड़ी जंग कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर। सर्वाइवल के लिए दोनों के लिए ये मैच जीता इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं, जिसने अभी फर्स्ट इनिंग कंप्लीट कर ली है, 172 रन स्कोर किए, 173 रन का टारगेट दिया है। अब क्या स्ट्रेटेजी होगी, जीतेगा कौन, और मैच आपको कैसा लगा ओवरऑल अब तक? देखिए यहाँ ज़ालमी ने टॉस जीता, ऑब्वियसली उन्होंने पहले फील्डिंग ही करनी थी, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जो टीम टॉस जीत रही है मोस्ट लाइकली वो मैचेस भी जीत रही है। लेकिन वंस अगेन जो प्रॉब्लम पहले भी नज़र आया मुल्तान सुल्तान की बैटिंग में, उनको स्टार्ट तो बड़ा अच्छा मिल जाता है। आज भी आपको 10 ओवरों में लगभग उनका 100 रन बन चुके थे, और अगले 10 ओवर्स में उनका जो है रन रेट नीचे आ जाता है। तो एक मौके पे लग रहा था कि एटलीस्ट 190-200 रन यहाँ पे ये बनाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही टैक्टिक्स नज़र आए कि शोएब मलिक जब आए थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया, आके क्रिस्टन आए उन्होंने भी थोड़ा सा टाइम लिया, और आखिर में उस तरह की हिटिंग नज़र नहीं आई है। लेकिन कंपेटिटिव टोटल है, मुल्तान की बॉलिंग भी अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल में 15 से 20 रन यहाँ पे मुल्तान सुल्तान शॉर्ट है, जिस तरह के उनको स्टार्ट मिला था। चलें तो प्रेडिक्शंस और आज के मैचेस पर हम जरा कुछ मजीद भी बात करते हैं, कुछ कल के मैचेस की बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स, वैसे तो आपकी सारी प्रेडिक्शंस ठीक होती हैं, लेकिन जब कराची और लाहौर आते हैं तो प्रेडिक्शंस का खाना खराब कर देते हैं। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच जीता। सबसे पहले तो बात करते हैं कराची किंग्स की बैटिंग की। बाबर आजम ने अच्छी इनिंग्स खेली, लिविंगस्टोन ने 56 रन बनाए, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कराची किंग्स जो है, लेकिन सेम प्रॉब्लम आई थिंक अब उसमें जो चीज़ें देखना होंगी कि कितनी कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं जब
क्रिकेट बॉल पुराना हो जाता है, क्योंकि शुरू में हम देखते हैं आपको 10 की एवरेज नज़र आएगी, पहले 8 ओवर्स में, पहले 10 ओवर्स में, उसके बाद टीमें 6 से 7 रन पर ओवर पे जा रही हैं, विकटें भी उसमें गिर रही हैं। शायद उसमें जब बॉल पुराना हो जाता है, सरफेस पे थोड़ा सा ग्रिप होना शुरू हो रहा है, ये एक्सक्यूज़ आ सकता है बैट्समैनों की जानिब से। लेकिन आज जो प्रॉब्लम मुल्तान सुल्तान की हमने देखी है, वही प्रॉब्लम कराची किंग्स की जानिब से नज़र आई कि एक मौके पे लग रहा था कि वो 220 रन बनाएंगे यहाँ पे, जिस तरह का स्टार्ट उनको भी मिल गया था, इतनी विकटें हाथ में थी। लेकिन उसके बाद बैट्समैनों ने थोड़ा सा टाइम भी लिया, विकटें भी गिरी, इनग्रम आए, उन्होंने 10 बॉलों पे 12 रन सिर्फ बनाए। तो थोड़ा सा इनको मोमेंटम को जारी रखना होगा, क्योंकि आखिर में अगर आप देखते हैं तो वही 15 से 20 रन का आपको डिफरेंस नज़र आया है। तो मोस्ट टीमें स्ट्रगल कर रही हैं आखिरी 10 ओवर्स में कि वहाँ पे वो आके 60 से 70 रन बना रही हैं। हालांकि अदर वे राउंड होना चाहिए कि पहले 10 ओवर्स में शायद आपको 70 से 80 रन नज़र आए, लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में तो एटलीस्ट 100 रन के लिए टीमों को जाना चाहिए। विकटें आपकी गिरी हुई हों, देन इट मेक सेंस कि जी विकटें गिरी हुई हैं, पूरे ओवर खेलने हैं उन्होंने, लेकिन 8 विकटें हाथ में हैं, 9 विकटें हाथ में हैं, लेकिन उसका बावजूद जो है ना बैट्समैन दे आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क। और T20 क्रिकेट में बैट्समैन जब रिस्क नहीं लेंगे, बड़े शॉट्स के लिए नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियसली फिर आप टारगेट उस तरह अचीव नहीं कर सकते। अगर इस्लामाबाद की बॉलिंग की बात करें तो कल 8 विकेटें उन्होंने लिए, रोमान रईस ने खासी अच्छी परफॉर्मेंस दी, शादाब को एक ही विकेट ले सके, लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए इमाद भट्ट की तो उन्होंने भी खासी अच्छी बॉलिंग की है। ये इमाद भट्ट भी अभी शुरू के मैचेस वो नहीं खेले हैं, उनका भी आगाज़ हुआ है PSL के अंदर। रोमान रईस मैंने पहले भी कहा था कि वो की बॉलर हैं इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि अच्छी बात जो है कि वो विकटें लेते हैं। एट टाइम्स उनको मार भी पड़ती है, लेकिन वो 2 से 3 विकटें अगर लेते हैं तो टीम का उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और बैटिंग में हमने देखा कर लिविंगस्टन की अगर हम बात करते हैं, वो भी कल अच्छा खेले। बाबर आजम स्टार्ट उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लिया था, पहले 35 बॉलें वो बड़ा अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद जो आखिरी 15 बॉलें हैं वहाँ पर उनको एक्सेलरेट करना होगा, क्योंकि मे बी यहाँ पे जो शुएब मलिक है वो अक्सर ये पॉइंट रेज करते हैं कि इन पिचेस के ऊपर सेट बैट्समैन के लिए ईजी है कि वो बड़ी शॉटें खेलें, बजाय कि नया बैट्समैन आए वो आते ही बड़े स्ट्रोक्स लगाए। तो मे बी वहाँ पे बाबर को थोड़ा और एक्सेलरेट करना चाहिए था, क्योंकि वो काफ़ी ओवर उन्होंने बैटिंग की है। नो डाउट उन्होंने इनिंग्स तो बड़ी अच्छी खेली है, लेकिन टीम का जो टोटल है वो कंपेटिटिव उस तरह नहीं बन सका था। बाकी आने वाले बैट्समैनों ने थोड़ी सी स्ट्रगल की, लेकिन उसमें क्रेडिट जाता है इस्लामाबाद के बॉलर्स को भी, क्योंकि वहाँ पर लग रहा था कि आज 200 से ऊपर रन तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन फिर विकेट्स दे ऑलवेज डू द ट्रिक कि विकटें हासिल की वहाँ पे इस्लामाबाद के बॉलर्स ने, कम बैक किया बैक एंड ऑफ द इनिंग्स, विकटें भी ली, रन्स भी रोके। अच्छा, कल कराची किंग्स की अगर बैटिंग की बात की जाए, बाबर आजम को आपने डिस्कस किया, अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, और जरा जो कराची किंग्स के चौके छक्के उस पर नजर डालते हैं, क्योंकि कल बाबर आजम नहीं 4 जो चौके हैं वो 10 चौके उन्होंने लगाए, उसके अलावा काफ़ी सारे सिक्सेस भी मिले। हैव अ लुक एट कराची किंग्स चौके एंड छक्के पावर्ड बाय कैडबरी। तो कराची किंग्स ने तो बड़े चौके तो खासे लगाए, छक्के कम लगे, लेकिन बाहर चीज़ की मिसिंग, हमें जो चीज़ मिस नज़र आ रही है कराची की जाने से कल भी, कि पावर हिटिंग बाद में उस तरह की देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फिनिश नहीं कर पाए अपनी इनिंग्स को। और जहाँ पे 200 रन बनाने चाहिए थे वहाँ पे उन्होंने कम रन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट डेफिनेटली आपको देना होगा। कल अगर हम कप्तानी की बात भी करते हैं, शादाब खान जिन्होंने पिछले मैच के अंदर थोड़ी स्ट्रगल की थी, लेकिन कल उनके काफ़ी अच्छे हमें टैक्टिक्स नजर आए। मैं चाहूँगी कि डिटेल में बात करें, लेकिन उससे पहले हम जरा इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। उनकी तरफ से हमेशा हम देखते हैं कि बैटिंग डिपार्टमेंट उनका खासा स्ट्रॉन्ग है। रॉनकी ने जो है स्टार्ट में जिस तरह वो ओवरऑल परफॉर्मेंस देते हैं, कल वैसे नहीं थी, लेकिन बहरहाल टीम को अच्छा स्टार्ट दिया। देखिए, अगर रॉनकी की अगर हम बात करते हैं, कल जब चेस स्टार्ट हुआ था तो ऑड्स यही कह रही थी कि अगर रॉन्की यहाँ पे रन्स करेंगे तो इस्लामाबाद जीतेंगे। वो ये लुक शुरू में बड़ा अच्छा वो खेले, चौके जिस तरह वो लगा रहे थे, लेकिन जब उनकी विकेट गिरी तो एकदम से लगा कि अब ये उनके बस की बात नहीं है। लेकिन कल काफ़ी सेंसिबल हमें बैटिंग भी नज़र आई और बैटिंग ऑर्डर भी हमें कल नज़र आया कि कल आसिफ अली को बचा के नहीं रखा गया, उनको प्रमोट किया गया, उनको ज़्यादा ओवर्स दिए गए। उसके बाद आसिफ अली ने वो मैच जिताया, लेकिन उसमें जितना क्रेडिट इस्लामाबाद के जाता है बैट्समैनों को, उतना ही क्रेडिट उनकी बॉलिंग को भी जाएगा, उनके टैक्टिक्स को भी जाएगा। कराची किंग्स की अगर हम बात करते हैं कि काफ़ी पुअर टैक्टिक्स हमें वहाँ से नज़र आई, लेकिन क्रेडिट जितना दें आसिफ अली को, ठीक है उसका कैच छूटा, वो सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह की क्लीन हिटिंग आसिफ अली ने की है और मैच उन्होंने फिनिश किया है कि जितना नज़दीक वो जिस तरह वो मैच को लेके चले गए थे। लास्ट ईयर हमने देखा था जैसे फाइनल में आए, उन्होंने छक्के लगाए, मैच जिताया। तो उनकी एक हैबिट है कि वो जब उनको इस तरह का प्रेशर मिलता है कि जो उन्हें मैच अब उन्होंने ही जिताना है उनके साथ और दूसरा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है, तो दैट ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ हिम। कल भी उनकी जो हमें हिटिंग नज़र आई, क्लीन हिटिंग उनकी जानिब से नज़र आई है। लेकिन अगर हम बॉलिंग की थोड़ी सी बात करते हैं तो वंस अगेन उनके जोन
जोन के अंदर कितनी बॉलिंग की गई, ठीक है आप कैच छूटते हैं बैट्समैनों के, उसके बाद लेकिन क्या करते हैं आप कि कितना उनको प्लान किया गया, बहुत ज़्यादा बॉलें जो है उनके जोन के अंदर दी गई, आराम से मिड विकेट भी खेल रहे हैं, सामने भी खेल रहे हैं, लेंथ बॉलिंग बहुत ज़्यादा की है। तो एक वीक एरिया में टाइम्स नज़र आता है आसिफ अली का कि ऑफ स्टंप के बाहर जब उनको बॉल जॉर्कर लेंथ के ऊपर पड़ता है बॉडी से अवे, तो उस बॉल के ऊपर वो थोड़ा सा फंसते हैं। तो कराची बॉलर्स ने कल कितना प्लान किया उनको, अगर प्लान किया भी तो आपने वो दोनों फील्डर थर्ड मैन पॉइंट ऊपर रखे हुए थे, वहाँ से भी चौके लगे हैं। तो स्ट्रेंज टैक्टिक्स फ्रॉम कराची, लेकिन आसिफ अली के लिए एक अच्छी इनिंग थी, इस्लामाबाद के लिए अच्छा हुआ और पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ कि आसिफ अली हमारे मेन प्लेयर हैं। तो आसिफ अली की इनिंग्स जो है वो भी अच्छी हुई। दूसरी बात थी कि उन्होंने खासे चौके छक्के लगाए। ब्रेक क्योंकि मुझे यहाँ पर लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के 4s and 6s भी आपको दिखाएंगे कि कितनी हार्ड हिटिंग हुई, और साथ साथ जो कराची किंग्स की बॉलिंग है उस पर भी बात होगी। दूसरे मैच का भी जिक्र होगा आफ्टर दिस ब्रेक इन HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। बाजीगर कहलाएगा जो हार को जीत बना, बाजीगर कहलाएगा जो हार को जीत बना। वेलकम बैक इन HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। बात हम कर रहे थे कि कल के होने वाले मैच की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स इन डिस्कशन थे। सबसे पहले आसिफ अली की जिस तरह से हमने बात की कि खासी उन्होंने हार्ड हिटिंग की और बड़े जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली है, तो उन्होंने 6 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए। हैव अ लुक। दोबारा आपको दिखाएंगे कि चौके और छक्के जो लगाए, लेकिन साथ साथ उस पर मैं दोबारा भी बात करना चाहूँगी। लेकिन हम अगर बात कर रहे थे कि कराची किंग्स की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो जो विकेट्स हैं वो हसीन नहीं ले सके, और आमिर दोबारा उनको क्या हो गया एकदम पिछले मैच में? आमिर तो बकौल उम्र के तो वो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स में उनका नाम आता है, लेकिन स्टैट्स देखेंगे तो वो आपको कोई और चीज़ वो बताएंगे। लेकिन देखिए कराची की ऑन पेपर तो आपको स्ट्रॉन्ग टीम बैटिंग में भी नज़र आती है और बॉलिंग में स्पेशली अगर आप देखते हैं तो आपको बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं, चाहे आप आमिर की बात करें, शनवारी की बात करें, लेकिन दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। वो विकटें नहीं ले रहे हैं, पूरे 20 ओवर के लिए वो जा रहे हैं। इमाद की अगर हम बात करते हैं, ठीक है इकॉनमी बेस वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको विकटें नहीं मिल रही। कल हमने देखा कि थोड़ा सा उनको और अटैक करना होगा अपनी बॉलिंग से। व्हेन यू बॉलिंग वेल तो उस पर आप थोड़ा सा खेल सकते हैं, थोड़ा सा एयर दी बॉल को वेरिएशन लेके आए। बाकी स्पिनर्स को अगर हम देखते हैं, आप संदीप की बात करें या बाकी और जितने स्पिनर्स विकटें ले रहे हैं वो अपनी पेस को वेरी कर रहे हैं, वो विकटें लेने के लिए जा रहे हैं, अटैकिंग बॉलिंग कर रहे हैं। डिफेंसिव बॉलिंग में हो सकता है आप रन ना ज़्यादा दें, लेकिन उससे टीम का फ़ायदा आपको नहीं हो सकता है। तो कराची की बॉलिंग में वैसे तो आपको बड़े बड़े नाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें वो लड़के परफॉर्म बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, काम बड़े बड़े नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि वसीम अकरम वहाँ बैठे हुए हैं, इज़ नॉट हैप्पी कि इतने बड़े बड़े नाम हैं उनके पास, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा हम नज़र डालते हैं, क्योंकि हम पहले बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो इनिंग्स खेली गई ज़बरदस्त, आसिफ अली की भी और बाकी जो बैट्समैन उन्होंने किस तरह से हार्ड हिटिंग की। हैव अ लुक, कैडबरी ने प्रेजेंट किया इसको। जी बिल्कुल, और बॉलिंग में आपको इतने बड़े नाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की हिट्स लगती हैं दैट मीन्स कि प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है। चाहे आप आमिर की बात करें, आप शनवारी की बात करें, इमाद वसीम की बात करें, लेकिन जब आप बॉलिंग देखते हैं उनके जोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग की। और आसिफ अली वी ऑल नो ही कैन हिट द बॉल, तो थोड़ा सा उनको सोचना होगा, वो अच्छे यॉर्कर्स लेके आने होंगे, वेरिएशंस लेके आनी होंगी, क्योंकि आप उनके जोन के अंदर बॉलिंग ज़्यादा कर रहे हैं। सीखना होगा, अपने यंगस्टर से सीख लें कि उमर खान जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी विकटें वो ले रहे हैं। रॉकी को फिर उन्होंने कल आउट किया है, तो बिल्कुल तो सीनियर प्रोज को दे नीड टू स्टेप अप कि एक आधा अच्छा ओवर करने से नहीं, अच्छा स्पेल करना होगा, 2-3 आपको विकटें लेनी होंगी। और जब की बैट्समैन खेल रहा है तो वहाँ पे आपको अपना जो की बॉलर है उसको लेके आए। अब लेकिन सवाल वसीम यहाँ पर ये भी, जितनी सीनियरिटी कराची किंग्स के पास है और मुल्तान सुल्तान के पास है, उस तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। इमाद वसीम के ऊपर खासे सवाल उठ रहे हैं, उनकी कैप्टनसी पर काफी सवाल उठ रहे हैं कि भाई वो कर क्या रहे हैं आखिरकार। और फिर मिकी आर्थर जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं, कराची किंग्स का हाल देख लें, पाकिस्तान टीम का हाल देख लें। देखिए डेफिनेटली उस पर काफ़ी बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। आजकल की जो डिबेट काफ़ी ज़्यादा इस पर चल रही है कि मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के कोच भी हैं, इतने अरसे से कोच हैं कि सारे प्लेयर्स को भी जानते हैं, तो उनके पास बेटर टैक्टिक्स होंगे टीम चलाने के लिए। लेकिन इमाद वसीम को ये भी डिस्कस किया गया था फ्यूचर में ये पाकिस्तान टीम के कैप्टन बनेंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी जो कप्तानी हो रही है, जो टैक्टिक्स नज़र आ रहे हैं, उस पर भी एक बिग आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। कल की अगर आप मिसाल लेते हैं, उसमें फील्ड प्लेसमेंट के आपको प्रॉब्लम नज़र आया, उसके बाद बॉलिंग चेंजेस हमने देखी, वहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। तो लग रहा है कि प्लान करके नहीं जा रहे कि किसने कहाँ पर बॉलिंग करनी है, प्लान ए क्या
है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। मिकी को अगर हम देखते हैं वो बाहर बैठे हुए बस अपने एक्सप्रेशन पे उनका वो होता है, उठ के कभी इधर चले गए, कभी माथा उन्होंने पकड़ लिया, कभी गालियाँ देनी शुरू कर दी, तो ऐसे कोच आपको कहाँ पे नज़र आएंगे दुनिया में? ऐसा और कोई कोच नहीं होगा। तो T20 में तो आपके पास मौका होता है कि आप प्रोएक्टिव आपको होना है, आप बाउंड्री लाइन पे जा सकते हैं, आप बॉलर से बात कर सकते हैं, जल्दी से मैसेज अंदर कप्तान को भेज सकते हैं। तो डेफिनेटली इस एरिया में कराची किंग्स लैग कर रही है, आगे उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। दैट इज़ द वन एरिया दे नीड टू इम्प्रूव मैसिवली, कि वो प्लान लेके जाए हमने मैच खेलना कैसे है। ठीक है, तो प्लान प्रॉपर होना चाहिए। और आगे चूंकि अब वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो यहाँ पर अगर उनकी प्लानिंग दिखेगी तो पाकिस्तान टीम भी सक्सेसफुल होगी यकीनन। हम ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल के मैच का भी जिक्र होगा, आज के मैचेस पर प्रेडिक्शंस लेंगे वसीम से आफ्टर दिस ब्रेक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। जैसा कि हम कहते हैं कि ये खेल है दीवानों का, तो वाकई दीवानावार मैचेस हमें दिखाई दे रहे हैं। लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं। सवाल बड़ा बेसिक है कि लाहौर कलंदर को कल क्या हुआ और कोयटा ग्लैडिएटर्स को कल क्या हुआ? बड़ा फीका सा जिसको कहे ना मैच हुआ, वन साइडेड मैच हुआ। उसमें वंस अगेन हमें प्रॉब्लम नजर आई कोयटा की, क्योंकि जब पहली बैटिंग आती है तो वो प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं। कल भी उनका वो नज़र आया कि उनको पता नहीं चल रहा कि उन्होंने टारगेट कैसे सेट करना है। तो वन साइडेड मैच हुआ, क्रेडिट जाता है यहाँ पे लाहौर कलंदर्स को भी, स्पेशली संदीप ने जिसने कल बॉलिंग की है, लेकिन कोयटा के लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे। और इस बारे में उनके जो बॉलिंग कोच है अब्दुल रज़ाक, उनसे बात हुई थी, सुनते हैं वो क्या कहते हैं जी कि कोयटा पहले बैटिंग करते हुए भी जीत सकती है या सिर्फ टॉस जीत के जब उनकी बॉलिंग पहले आएगी तो तभी वो सिर्फ मैचेस जीत सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कोयटा पहले 4 मैच जीता और उसके बाद 2 मैच हार गए, इसमें टॉस का बड़ा एलिमेंट है। जो टीम पहले टॉस जीती है उसके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मैच जीतने के लिए, और ओवरऑल मोमेंटम यही चल रहा है पीएसएल में। जो टीम टॉस जीत रही है पहले बॉलिंग कर रही है, और प्लेयरों की परफॉर्मेंस भी नज़र आ रही है पहले बॉलिंग करते हुए। और ये है कि 2 मैच हम हारे, हम उसमें टॉस नहीं जीते, पर फिर भी इस चीज़ पे हमारी काफ़ी मीटिंग्स हो रही हैं कि पहले अगर बैटिंग करते हैं तो मैच कैसे जीता जाए। तो ओवरऑल जो है पीएसएल में यही चीज़ नज़र आ रही है कि पिच का आइडिया नहीं, और कौन सा अच्छा टोटल इस पिच पे फर्स्ट बैटिंग करते हुए होना चाहिए जिसको डिफेंड कर सके सेकंड बॉलिंग। तो ओवरऑल बिल्कुल जी, रज़ाक ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि वो फिगर आउट नहीं कर रहे कि पिच के ऊपर, पिच को रीड नहीं कर पा रहे हैं कितना टोटल यहाँ पे बनाना होगा। लेट्स सी अगले आने वाले मैचेस में ये चीज़ इंप्रूव होती है। तो चलें कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग की भी हम बात कर रहे थे, तो जरा उनकी तरफ से जो चौके छक्के लगाए गए प्रेजेंटेड बाय कैडबरी वो देख लेते हैं। तो ये तो थी कोयटा की इनिंग्स। अब जरा लाहौर कलंदर्स के चौके छक्कों पर नजर डालते हैं। छक्का तो एक ही लगाया गया लेकिन चौके बड़े लगे हैं। वो लोग प्रेजेंटेड बाय कैडबरी। तो कल तो हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स क्योंकि लो स्कोरिंग मैच हुआ जीत गया, कोयटा ग्लैडिएटर्स का शायद दिन नहीं था। बाहर आज कराची एबी के होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है लाहौर को, जब ये भी नहीं होंगे फिर देखेंगे लाहौर कलंदर्स क्या करते हैं। कराची किंग्स और आज लाहौर कलंदर का जो मैच होना है, बड़ा मैच और इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप भी बनी हुई है। लेट्स सी कि उसमें टॉस कितना आज मैटर करता है। डेफिनेटली ड्यू फैक्टर भी वहाँ पे आ रहा है। तो अभी तक जो पैटर्न चल रहा है कि जो टीम टॉस जीत रही है वही मैचेस भी जीत रही है। लेकिन अगर हम देखते हैं लाहौर कलंदर्स ने काफ़ी इम्प्रूव परफॉर्मेंस नज़र आई है पिछले 3 मैचेस के अंदर। उसमें से एक मैच हारे भी थे लेकिन वो भी क्लोज मैच हुआ था। दूसरी साइड पर देखते हैं कराची कि वो नज़दीक जाते हैं लेकिन फिर वो उनके हाथ से वो मैच निकल जाता है। तो लेट्स सी कि मुझे लग रहा है कि टॉस मैटर कर सकता है कि जिस टीम की पहले बैटिंग आएगी दे कैन बी इन ट्रबल। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि कौन सी टीम आपको जो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जो ये मैच जीत सकती है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर मैं लाहौर कलंदर्स के लिए जाऊँगा क्योंकि उनका स्पिरिट्स काफ़ी हाई है। तो आज के मैच में लाहौर कलंदर्स मेरे लिए फेवरेट। चले तो आज के मैच में लाहौर कलंदर्स फेवरेट हैं और दोनों ही टीमें, अगर मैंने तो देखा जाए तो मैं दोनों को सपोर्ट कर रही हूँ। अब देखते हैं कि जीता कौन है। बाहर अगर टीमें देखते हैं तो दोनों आपको स्ट्रॉन्ग नजर आती हैं। कराची का देखिए बॉलिंग में, लेकिन कराची लास्ट पॉइंट पे आ गई है, तो उनके लिए सर्वाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आज का मैच जीतना। बिल्कुल, आज उनके पास लास्ट चांस है क्योंकि अगर आज वो मैच हार गए तो फिर तो कराची वालों होश करो। लेकिन लाहौर कलंदर्स का देखते हैं तो बॉलिंग में परफॉर्मेंसेस नजर आ रही हैं। फास्ट बॉलर वैसे ही उनके अच्छे थे, शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हारिस रऊफ जबरदस्त बॉलिंग कर
कर रहे हैं, लेकिन जब से संदीप आए हैं तो मिडिल ओवर्स में उनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन आ गया, जिसकी वजह से मुझे फेवरेट लाहौर कलंदर्स। चले तो अब नेक्स्ट मैच जो अभी हो रहा है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, उसकी बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त बैटिंग कर रहा है 48 रन पे और उनके 2 आउट भी हो चुके हैं। मुल्तान सुल्तानों ने 172 रन का टारगेट दिया। किसको जितवाएंगे वसीम? इसमें मैं थोड़ी सी अब डिफरेंट प्रेडिक्शन देने लगा हूं कि मुझे लग रहा था कि जो टीम टॉस जीती है शायद वो ये मैच जीत जाएगी, लेकिन एक तो टारगेट अच्छा सेट किया है मुल्तान सुल्तान ने, ऑल दो 15 से 20 रन अभी भी वो शॉर्ट हैं, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट उनको मिला है और मिडिल ऑर्डर में देखते हैं जो बैट्समैन है, अगर हम पोलार्ड देखते हैं, सैमी देखते हैं, उसके बाद शाहिद आफरीदी की बॉलिंग अगर हम देखते हैं तो इंटरेस्टिंग एक मुकाबला नज़र आ सकता है। तो मे भी मुल्तान का ये आखिरी आज ये मैच हो सकता है जिसमें वो एक जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग कम बैक कर सकें, तो अब गो विद मुल्तान सुल्तान के आज के मैच के लिए वो फेवरेट है। चले मुल्तान सुल्तान फेवरेट है और दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स फेवरेट है। तो आज देखते हैं कि पीर बाबा की जो प्रेडिक्शंस है वो कितनी दुरुस्त साबित होती है या एक बार फिर लाहौर कलंदर्स और कराची किंग इन्हें गलत साबित करेंगे। कल हम इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर वक्त खत्म हुआ। मुझे और वसीम को दीजिए इजाजत फ्रॉम एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। अल्लाह हाफिज। पुकार है यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम, जज्बा अंगार है।